हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को आशा करी समस्ते भलर थी पिला माने तो ठीक अच्छे ये फेलियर सार जो भी गोटे प्रयास रखी मु से प्रयास रे आउ तुम मैंने जमी हिंदी टीचर होगापी चेष्टा कर तुम आज गोटे बढ़िया गोटे नहीं कि आस निबंध भलाराम का जीव आगु समस्ते पढ़ी किंतु जदि तुम डीपली पढ़ापी चाहूच ताले चैनल को सब्सक्राइब करने चेष्टा कर प्रत्येक जिन तुमको डीपली पढ़ापी चेष्टा करी है हरिशंकर पराशय तांकर लिखिं ये निबंध जे भलाराम का जीव एथिरे ना पिले से वर्णना करिसेंती जे समाज रे केमिति लांच को नेकी मनीष समाज चली लांच द्वारा मनीषर कौन कौन प्रभाव पड़ुची से सब विषय ये पूरापूरी गभीर एथिरे से लेखनी माध्यम रे प्रकाश करिसेंती जे गोटे सरकारी कर्मचारी हेई भी सी केमिति सबु किछि जिनसर वंचित होउची ए सबु को से माने वर्णना करिकी सी कहानी लिखिं कहा ना रे ना भलाराम का जीव ना रे गोटे जीवन विषय लिखिं गोटे आत्मा विषय लिखिं कहार से आत्मा ना भलाराम से आत्मा विषय को लेकिन लिखिं तो आमर लेखक परिचय किसी भी आसबनी तो आम कौन करवा ना सीधा आम पाठ को जीवा पाठ हूँ ना भलाराम का जीव जो भलाराम का जीव कौन देख ऐसे कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान आलट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार थूक से पन्ने पलटकर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्हें खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम का जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागा और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? महाराज वो भी लापता है। ऐसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवासा वहां आया। उसका मौलिक क्रूरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और श्रम के कारण और भी अधिक विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ इतने दिन? से क्वेश्चन जेते तांको देखाला से क्वेश्चन देखो, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैं धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक के लिए यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही मेरे चुंगल से छूटकर वो ना जाने कहाँ चला गया। इन 5 दिनों में मैं सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत बना है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सल के मौज रेलवे वाले अफसर पहन देते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा लिया।
धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई। भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से क्या कोई लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखे बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कोई इमारतें के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की पंचवार्षिक योजना का पैसा खाए। अवश्य हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कोई इमारतें तान दी हैं। ये समस्या तो हल हो गई। भोलाराम नामक एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई। उसके जीव को ये दूत वहां ला रहा था कि ये जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्पी है। अच्छा, मुझे उसका पता तो बतलाओ। मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोला रामक नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1 डेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसके एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था कि इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हो तो उसने भोलाराम के समेत ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। नारद भोलाराम के नगर में पहुंच गया। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब नहीं आता था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने के लगे थे। फाके माने सब किछि हमर खजी जाइछ, हम पाखरे किछि भी नहीं हैला। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीने पेंशन मिलती तो कहीं कुछ काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक कोई कौड़ी नहीं मिली।
दुख की कथा सुनने की फुर्सत नहीं थी नारद, नहीं थी। वो अपने मुद्दे पर आए और बोले, माँ, यह बताओ कि वहाँ किसी वहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनकी जी लगा हो? पत्नी बोले, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब कोई स्त्री। स्त्री ने गुरा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, तुम्हारा सोचना ठीक है। ये उम्र अच्छी, ये भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा, मता मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज, अब तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वो कहने लगी, साधुओं की कौन बात मानता है? ये मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है। एठी से माने मठ तो नहीं है कहबा कथा, जेमती कि गोटे चिन्हा जणा लोकर काम जेमती शीघ्र हो जाए, सी सेति पई कहउछन मोर एथिरे मठ नाही, तो मते के चिन्ही नाहंती, जो कि मो काम कहि देले से माने काम कर देबे। एई उद्देश्य रे से ए कथाटा कहितले हैला। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा। सॉरी, कहाँ चला गया? हाँ, मठ तो नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। जहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा। भोलाराम ने दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन ही नहीं रखा था, इसीलिए कोई उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई, यहाँ तो बहुत पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्त पेपर वेट से नहीं दबते। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आए देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, ऐसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं ला भेजे? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन कैसे बतलाया। नारद ने भोलाराम के पेंशन की केस बतलाए। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए।
नारद ने सोचा कि फिर यहाँ भजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लगी ही जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुक गए। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर भजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी सुंदर वीणा है, इसके भी वजन भोलाराम के दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्रता होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखकर घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम केस का फाइल लाओ। थोड़ी देर के बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तें से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन का कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोला, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकारा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आया है, आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम का जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्त में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो एइथिरे पिलामाने से बुझेइचंती जे सरकारी गोटे चाकरिया हेले मध्य ता पाई लांच केते मूल्यवान जिनस हो जाउची गोटे सरकारी कर्मचारी पाई। जे जने सरकारी कर्मचारी रो काम भी जने सरकारी कर्मचारी करू, ସେଥିରେ भी लांच दरकार होची। जने इंजीनियर सी ता काम ठीक से करूनी, जने ठिकादार सी भी ता काम ठीक से करूनी। तो यही सबू को जिते बड़े सी देखी समाज रे सी कहानी माध्यम रे कहिचंती जे समाज रे केमती लुंठन करूचंती समस्ते समस्ते धनी हेबा पई, पैसा रोजगार करिया पई, अन्य को मारिबा पई भी से माने प्रस्तुत होचंती। जदि गोटे घर तैयारी करचंती, से घर जदि रद्दी भर घर हेतिबो ताले लोक सुईथिबो भी सेठी मरि जिवो। जदि हल्का भूमिकंप भी होला, काहे ना रद्दी काम होईची। गोटे ब्रिज तैयारी करचंती, जो ब्रिज जदि रद्दी काम होईची से ब्रिज ही भांगी जिवो। तो सेतिपाई से कहउचंती जे सरकारी कर्मचारी हेला परे भी ताको जदि एते कष्ट करिया पई पड़ुची, ताले गोटे साधारण मनीष को केते कष्ट करिया पई पड़िबो। से एई कहानी माध्यम रे ही समाज को गोटे शक्त चापुड़ा मारिचंती जे देखो समाज रे एई सब रीति रिवाज एबे भी चलीची। ये होची कि शब्दार्थ पिला माने अछि, सेमिति किछि हार्ड सब्जेक्ट नुह जे मु तुमको लाइन बाय लाइन बुझेबी। जदि तुमको किछि डाउट्स भी थाए तमे याकू मते जणैबो। आउ जदि तुम कहानीटा शुणव भी तुमको मन रही तो चेष्टा कर शुणा देखा है। आउ किछि नहीं, बस ऑल द बेस्ट। समस्त लगी पड़। एलटीआर आउ अल्प दिन रहा। एलटीआर पे हमें प्रॉपर मेहनत करवा। यार क्वेश्चन आंसर मु किछि यूनिक क्वेश्चन तुमको देबी जोटा कि तुम बहुत हेल्पफुल हो पार। ओके,
आ जदि फर्स्ट टाइम आछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आउ एतिकी ही बस रहिली फेलियर सर तरफ तुमको ऑल द बेस्ट। तुमको यही परिका सपोर्ट मु करिवि, बस तमे एफर्ट लगाई टिके पढ़ा पढ़ी करो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।